क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि बंगाल की जो सबसे मशहूर शुरुआती इस्लामी मस्जिदें और इमारतें थीं, उनका जो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट था वो दरअसल सदियों पहले बौद्ध राजाओं ने तैयार किया था। हाँ। मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाई गई वास्तुकला का जो डिजाइन कोड था वो सदियों बाद किसी बिल्कुल अलग धर्म की इमारतों में कैसे पहुंच गया। बिल्कुल अजीब लगता है, और यही तो इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। मतलब वास्तुकला कभी भी राजनीतिक या धार्मिक सीमाओं की मोहताज नहीं रही है। हाँ, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। सही कहा। और आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ कुछ पुरानी इमारतों के बारे में नहीं है, बल्कि उस कोड को डिकोड करने के बारे में है जिसने पूरे पूर्वी भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। आज का ये गहरा विश्लेषण विशेष रूप से उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। असल में हमने ये पूरा सेशन जनरेट ऑडियो फॉर बीपीएससी मेंस एग्जाम स्टूडेंट्स इनिशिएटिव को ध्यान में रखकर तैयार किया है। हमारे पास मौजूद रिसर्च और जो ऐतिहासिक दस्तावेज है वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाल कला की, जो कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच पनपी थी। हाँ, पूर्व मध्यकालीन बिहार और बंगाल में ये विकसित हुई। और ये कला सिर्फ मौर्य कला का विस्तार नहीं थी, बल्कि ये तत्कालीन समाज का एक एक जीता जागता दस्तावेज है। तो एक उम्मीदवार के नजरिए से इस विशाल और जटिल विषय के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। देखिए, मुख्य परीक्षा में किसी भी उत्तर की जान उसकी संरचना होती है। मतलब अगर कोई उम्मीदवार पाल कला को एक व्यवस्थित तरीके से देखें तो ऐतिहासिक दस्तावेज इसे 3 मुख्य शाखाओं में बांटते हैं: स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। हाँ, पहला है स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, जिसमें महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर आते हैं। अच्छा। दूसरा है मूर्तिकला, जो कांसे और पत्थर से तराशी गई। और तीसरा है चित्रकला, जिसमें पांडुलिपियों और दीवारों पर उकेरे गए चित्र शामिल हैं। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरी पाल कला टिकी हुई है। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो इस ढांचे का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, स्थापत्य कला। बिल्कुल। जब हम पालकालीन इमारतों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालते हैं तो एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो है पक्की ईंटों का, मतलब बेक्ड ब्रिक्स का बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग। हाँ, ये बहुत अहम है। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। पक्की ईंटें ही क्यों? अगर हम उसी दौर के दक्षिण भारत को देखें तो चोल राजा तो विशाल पत्थरों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड जैसे मंदिर खड़े कर रहे थे। सही बात है। फिर बिहार और बंगाल में ईंटों पर इतना भारी जोर क्यों? क्या उनके पास पत्थरों की कमी थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर भूगोल इतिहास को आकार देता है। देखिए, बिहार और बंगाल का अधिकांश हिस्सा गंगा के जलोढ़ मैदानों का हिस्सा है। जो स्थानीय कारीगर थे उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल किया जो उनके पास बहुतायत में थी। मिट्टी? हाँ, मिट्टी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात पक्की ईंटें हैं। कच्ची या धूप में सुखाई गई ईंटों से घर बन सकते हैं, विशाल महाविहार नहीं। हाँ, वो तो ढह जाएंगे। एकदम। पक्की ईंटें बनाने का मतलब है भट्टों में उन्हें पकाना। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल की लकड़ी, कोयला और हजारों मजदूरों का एक व्यवस्थित नेटवर्क चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक निर्माण सामग्री का चुनाव नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर उस समय की अर्थव्यवस्था का एक सूचक था। बिल्कुल, 100%। पक्की ईंटों का ये विशाल उपयोग हमें बताता है कि पाल शासकों के पास एक बेहद स्थिर अर्थव्यवस्था थी। उनके पास इतना सरप्लस धन और संसाधन थे कि वे इतने खर्चीले निर्माण कार्य लगातार करवा सकते थे। ये उनकी आर्थिक समृद्धि का एक भौतिक प्रमाण है। वाकई ये एक ऐसा लॉजिक है जिसे अगर उम्मीदवार अपने उत्तर में शामिल करें तो उनका जवाब सिर्फ रटा हुआ नहीं लगेगा, बल्कि विश्लेषणात्मक लगेगा। हाँ, एनालिटिकल लगेगा। अब इन पक्की ईंटों से बनी सबसे प्रमुख संरचनाओं की बात करते हैं। महाविहार, आसान भाषा में कहें तो ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास और शिक्षा के केंद्र थे, है ना? जी। रिकॉर्ड्स में इन महाविहारों का जो स्ट्रक्चरल लेआउट मिलता है वो सच में कमाल का है। एक बड़ा आयताकार भवन, बीच में एक बहुत विशाल खुला आंगन और आंगन के चारों ओर ढके हुए बरामदे। और उन बरामदों के ठीक पीछे भिक्षुओं के रहने के लिए कमरों की कतारें। हाँ, कुछ जगहों पर तो 2 मंजिला कमरे और सीढ़ियां भी मिली हैं। इसे देख के मुझे आज के आधुनिक यूनिवर्सिटी कैंपस की याद आती है। वो कैसे? जैसे जहाँ एक सेंट्रल ग्राउंड होता है, चारों तरफ कॉरिडोर्स होते हैं और फिर क्लासरूम्स या हॉस्टल होते हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। आधुनिक विश्वविद्यालयों का जो आवासीय और शैक्षणिक मॉडल है ना, उसका एक बहुत ही परिष्कृत प्राचीन संस्करण इन महाविहारों में देखा जा सकता है। वाव। वो जो बीच का खुला आंगन था वो सिर्फ खाली जगह नहीं थी, वो डिबेट्स, सामूहिक प्रार्थनाओं और दर्शन शास्त्र की चर्चाओं का केंद्र था। मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल। ये वास्तुकला इस तरह से डिजाइन की गई थी कि वो समुदाय की भावनाओं को बढ़ावा दे। गोपाल द्वारा बनवाया गया उदनपुरी महाविहार, धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला और सोमपुरी महाविहार, जो अब बांग्लादेश के पहाड़पुर में है ना? हाँ वही, जो अपने आकार में विशालकाय हैं। ये सभी इसी ब्लूप्रिंट का पालन करते थे। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। रिसर्च के अनुसार नालंदा में भी एक शानदार महाविहार का निर्माण हुआ था,
लेकिन उसे किसी पाल राजा ने नहीं बनवाया था। बिल्कुल, उसे दक्षिण पूर्व एशिया के एक शासक ने बनवाया था, बालपुत्र देव, जो शैलेंद्र राजवंश के थे। मतलब ये कैसे संभव है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा या जावा का कोई राजा बिहार में आकर एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खड़ी कर रहा है? और यही वो बिंदु आता है जहां पाल कला क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन जाती है। हाँ, आज के समय में इसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। हाँ, कूटनीति का हिस्सा। सोचिए, अगर आज कोई आधुनिक यूरोपीय देश भारत की किसी यूनिवर्सिटी में अपने खर्चे पर एक पूरी बिल्डिंग बनवाए तो वो क्या दर्शाएगा? वो कूटनीतिक संबंधों की मजबूती को ही दर्शाएगा। एकदम सही। बालपुत्र देव का नालंदा में निर्माण करवाना ये साबित करता है कि पाल साम्राज्य के दौरान बिहार वैश्विक शिक्षा और बौद्ध दर्शन का एक निर्विवाद केंद्र बन चुका था। पाल शासकों ने विदेशी राजाओं को अपनी जमीन पर निर्माण करने की जो अनुमति दी, वो उनकी दूरदर्शिता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। और उन विशाल महाविहारों की बाहरी दीवारों को भी खाली नहीं छोड़ा गया था। एकदम। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहां टेराकोटा प्लाक यानी मिट्टी की पकी हुई तख्तियों से सजावट की गई थी। हाँ, टेराकोटा कला, जिन पर आम जनजीवन, जानवरों और पौराणिक कथाओं के चित्र उकेरे गए थे। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये उस दौर के समाज का एक तरह का इंस्टाग्राम था जो बता रहा था कि आम लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और क्या सोचते थे। सही कहा, वो तत्कालीन समाज की कलात्मक अभिव्यक्ति का सबसे जमीनी स्तर था। खैर, शिक्षा और निवास के इन शानदार केंद्रों के विज्ञान को समझने के बाद अब हमारी ये चर्चा पूरी तरह से धार्मिक संरचनाओं की ओर मुड़ती है। वास्तुकला के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि महाविहारों के साथ साथ स्तूप, चैत्य और मंदिरों का भी बहुत व्यवस्थित निर्माण हुआ था। जी बिल्कुल। और शुरुआत अगर स्तूप से करें तो ये सिर्फ एक मिट्टी का गोल टीला नहीं रह गया था। इसका एक बहुत ही जटिल आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे तोरण द्वार, वेदिका, मेधी, प्रदक्षिणा पथ, अंड, हर्मिका और छत्री। और यहाँ उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य परीक्षा में सिर्फ इन नामों की सूची बना देना काफी नहीं है। मतलब उन्हें समझाना होगा। हाँ, इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझाना जरूरी है। ये नाम सिर्फ डिजाइन के हिस्से नहीं है, इनका एक गहरा इंजीनियरिंग और प्रतीकात्मक महत्व है। तो चलिए इसे समझाते हैं। जैसे अंड, जो मुख्य अर्धगोलाकार हिस्सा होता है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अर्धगोलाकार ढांचा ब्रह्मांड और अनंत काल का प्रतीक माना जाता है। वो एक ऐसा डिजाइन है जो अपने ही वजन को बहुत ही कुशलता से संतुलित करता है। अच्छा, वो इंजीनियरिंग का भी कमाल है। बिल्कुल। और उसके ठीक नीचे जो मेधी होती है, वो चबूतरा? हाँ, चबूतरा। उसका काम सिर्फ उस भारी गुंबद के वजन को उठाना नहीं था, आध्यात्मिक रूप से वो पवित्र चीजों को सांसारिक जमीन से ऊपर उठाने का एक माध्यम था। बहुत गहरा अर्थ है इसका। प्रदक्षिणा पथ इसलिए बनाया गया था ताकि श्रद्धालु ब्रह्मांड की गति का अनुकरण करते हुए पवित्र केंद्र की परिक्रमा कर सकें। और सबसे ऊपर की हर्मिका और छत्री, वो उस ज्ञान और सम्मान का मुकुट थे जो बुद्धत्व को दिया जाता था। और इसी तरह चैत्य का भी अपना एक विज्ञान था। ये मूल रूप से प्रार्थना कक्ष होते थे। प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर दोनों तरफ खंबे और बिल्कुल अंत में एक छोटा स्तूप या गुंबद। हाँ, ये डिजाइन आज के कई आधुनिक ऑडिटोरियम जैसा लगता है, जहां फोकस सीधा सामने वाले मंच या केंद्र पर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है, और ये मेरे हिसाब से इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ है। वो कैसे? विरोधाभास कैसा? देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज चीख चीख कर कहते हैं कि पाल शासक बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। वे इतने बड़े बड़े महाविहार, स्तूप और चैत्य बनवा रहे थे। लेकिन वही रिकॉर्ड्स हमें यह भी बताते हैं कि इन्हीं बौद्ध शासकों के शासनकाल में हिंदू मंदिरों के निर्माण को भारी संरक्षण दिया गया। हाँ। और वो भी नागर शैली के मंदिर, भागलपुर के कहलगांव का गुफा मंदिर हो या फिर गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। जो राजा खुद बुद्ध की शरण में है, वो नागर शैली के हिंदू मंदिरों को क्यों प्रमोट कर रहा है? ये विरोधाभास दरअसल एक बहुत ही परिपक्व राज्य व्यवस्था का प्रतीक है। इसे राजधर्म की दृष्टि से देखना होगा। राजधर्म? हाँ, एक राजा व्यक्तिगत रूप से बौद्ध हो सकता है, लेकिन राज्य के मुखिया के तौर पर उसकी जिम्मेदारी अपने पूरे समाज के प्रति होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू मान्यताओं को मानने वाली थी। मतलब सभी का ध्यान रखना। बिल्कुल। गया का विष्णुपद मंदिर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। नागर शैली का मतलब है पर्वत की चोटी जैसा ऊंचा और सीधा घुमावदार शिखर, जो उत्तर भारत के मंदिरों की पहचान है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। विष्णुपद मंदिर में निर्मित अर्धमंडप यानी मुख्य गर्भगृह से पहले का वो आधा खुला हुआ बरामदा, ये दिखाता है कि वास्तुकला में नए प्रयोग किए जा रहे थे। तो अगर मुख्य परीक्षा में एक उम्मीदवार परीक्षक को सिर्फ तथ्य देने के बजाय ये दिखा दे कि पाल कला किसी एक धर्म के एकाधिकार में नहीं थी, बल्कि ये धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का जीता जागता सबूत है, तो उसका उत्तर हजारों में अलग दिखेगा। बिल्कुल अलग दिखेगा। और इस समन्वय का सबसे बड़ा पुरातात्विक सबूत विक्रमशिला महाविहार की खुदाई में मिलता है। वहां क्या मिला? वहां एक ही परिसर के अंदर एक हिंदू मंदिर और एक बौद्ध स्तूप के अवशेष बिल्कुल अगल बगल मिले हैं। अगल बगल? वाओ। हाँ, ये कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का भौतिक प्रमाण है कि समाज में विभिन्न धार्मिक धाराएं न केवल एक साथ शांति से मौजूद थीं, बल्कि एक दूसरे की वास्तुकला से सीख भी रही थीं। ये समन्वय वाकई अद्भुत है। अब बिहार के इन प्रमुख केंद्रों की वास्तुकला को डिकोड करने के बाद
हमारी ये यात्रा पूर्व की ओर यानी बंगाल क्षेत्र की ओर विस्तार लेती है, क्योंकि जो कला इतने विशाल पैमाने पर विकसित हो रही थी वो किसी एक भौगोलिक सीमा में कैद नहीं रह सकती थी। कला की फितरत ही बहना है। बिल्कुल। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि बंगाल में पहुंचने पर इस स्थापत्य ने एक विशिष्ट स्थानीय रूप ले लिया। जी, और इस नए क्षेत्रीय विस्तार को वंगा शैली के नाम से जाना गया। जब कला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है ना, तो वो वहां की स्थानीय जलवायु और संस्कृति को अपना लेती है। इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण बर्धमान जिले के बराकर में स्थित 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। मैंने इस मंदिर के ब्लूप्रिंट्स और तस्वीरें देखी हैं। ये बिहार की इमारतों से बहुत अलग लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका घुमावदार शिखर, मतलब कर्व्ड शिखरा। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ग्रामीण बंगाल की बांस और फूस की बनी झोपड़ियों की घुमावदार छतों का विचार सीधा पत्थर में उकेर दिया गया हो। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इससे ही बाद में बंगाल रूफ या बांग्ला छत का प्रभाव भी कहा गया। लेकिन इस वंगा शैली के मंदिरों में एक और खास बात थी जो इसे उत्तर भारतीय परंपराओं से भी जोड़ती थी। वो क्या थी? वो था इसके ऊंचे घुमावदार शिखर के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ एक बहुत बड़ा आमलक। आमलक वास्तुकला का वो भारी भरकम शब्द है जो अक्सर लोगों को डरा देता है, लेकिन अगर इसे आसानी से समझना हो तो कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े से आमले के फल की, जिसे पत्थर से उकेरकर मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर मुकुट की तरह रख दिया गया हो। बिल्कुल सही उपमा है। ये वही गोल खांचेदार पत्थर होता है जो ओडिशा के समकालीन मंदिरों में भी बहुत प्रमुखता से देखा जाता है ना? जी, ये ओडिशा के मंदिरों के साथ जो समानता है वो तत्कालीन समय में विचारों और कारीगरों के अंतर क्षेत्रीय प्रवाह को दर्शाती है। कोई भी कला आइसोलेशन में विकसित नहीं होती। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन बंगाल के संदर्भ में जैसे जैसे हम आगे की सदियों में बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ईंटों से शुरू हुई ये कहानी अब पत्थर की तरफ मुड़ती है। अच्छा। इन मंदिरों के निर्माण में काले से भूरे रंग के बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन बेहद मजबूत पत्थरों से खंभे बनाए गए और दीवारों में मेहराबदार आले, मतलब आर्च्ड नीशेस बनाए गए। हाँ, जिनमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। और यहीं पर आके हमारी चर्चा का वो शुरुआती सवाल वापस आता है, वो रहस्य जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। वास्तुकला के रिकॉर्ड्स एक बहुत ही चौंकाने वाला सच उजागर करते हैं। वंगा शैली के इन बेसॉल्ट पत्थर के खंभों और मेहराबदार आलों का ये जो पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन था, उसने सदियों बाद गौर और पांडुआ में स्थापित होने वाली बंगाल सल्तनत की शुरुआती इमारतों और मस्जिदों को भारी रूप से प्रभावित किया। ये तो बिल्कुल कंप्यूटर की दुनिया के ओपन सोर्स कोड जैसा है। इस उपमा को थोड़ा और आगे ले जाइए। ओपन सोर्स कोड के साथ क्या होता है? कोई एक व्यक्ति या संस्था एक बेसिक कोड बनाती है और फिर बाद में आने वाले डेवलपर्स उसी बेसिक कोड को उठाते हैं, उसमें अपने हिसाब से बदलाव करते हैं और एक बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर या ऐप बना लेते हैं। सटीक। यहाँ वो ओपन सोर्स कोड था। पाल और वंगा शैली के वास्तुकला, वे मजबूत बसाल्ट के खंभे, वे मेहराबदार आले और वे घुमावदार छतें, और हार्डवेयर थे वहां के पीढ़ियों पुराने स्थानीय कारीगर। हाँ, जो पीढ़ियों से वो काम कर रहे थे। जब बंगाल सल्तनत सत्ता में आई और उन्हें अपनी इबादत के लिए मस्जिदें बनानी थी, तो उन्होंने कोई नया कोड नहीं लिखा। उन्होंने उसी पुराने हिंदू और बौद्ध आर्किटेक्चरल कोड का इस्तेमाल किया। उन्होंने मूर्तियां हटा दी, लेकिन खंबे, मेहराब और निर्माण की तकनीक वही रखी। ये बात सच में दिमाग को झकझोर कर रख देती है। सत्ता बदल जाती है, शासकों का धर्म बदल जाता है, इबादत का तरीका बदल जाता है, लेकिन वो जो स्थानीय निर्माण परंपरा है वो चुपचाप जीवित रहती है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि कला कभी शून्यता में खत्म नहीं होती, वो बस अपना चोला बदल लेती है और नए सांचे में ढल जाती है। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो एक सिविल सेवा उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिका में झलकानी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समेटें, तो रणनीति क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना है और किन बातों पर जोर देना है? देखिए, सबसे पहले तो पाल कला को सिर्फ ईंट और पत्थर की एक लिस्ट की तरह प्रस्तुत करना बंद करें। उत्तर में एक बहुआयामी दृष्टिकोण यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। जब आप पक्की ईंटों और टेराकोटा का जिक्र करें तो उसे तत्कालीन आर्थिक संपन्नता से जोड़ें। वो जो अर्थव्यवस्था वाली बात हमने की थी। हाँ, जब आप महाविहारों के निर्माण में विदेशी राजा बालपुत्र देव का जिक्र करें तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सॉफ्ट पावर से जोड़ें। विष्णुपद मंदिर और विक्रमशिला महाविहार के उदाहरण का इस्तेमाल करके उस काल के धार्मिक समन्वय को साबित करें। बिल्कुल। और अंत में बंगाल सल्तनत पर इस कला के प्रभाव को दिखाकर आप एक परीक्षक को यह बता सकते हैं कि आपको कला की निरंतरता की गहरी समझ है। और एक बात जो अचूक है वो है विजुअलाइजेशन। आपके उत्तर में वास्तुकला का वर्गीकरण दिखाने वाला फ्लो चार्ट होना ही चाहिए। महाविहार का वो ब्लूप्रिंट, खुला आंगन, बरामदे और कमरे, और स्तूप के विभिन्न अंगों जैसे तोरण द्वार, मेधी और अंड का एक साफ संरचनात्मक आरेख या डायग्राम जरूर बनाएं। हाँ, डायग्राम बहुत जरूरी है। एक अच्छा डायग्राम परीक्षक को सेकंडों में बता देता है कि आपने विषय के क्या को नहीं बल्कि उसके क्यों और कैसे को समझा है। एक उत्कृष्ट उत्तर की पहचान यही है कि वो तथ्यों के पार जाकर एक कहानी कहता है। बहुत खूब। आज हमने पाल कला की उत्पत्ति से लेकर उसके महाविहारों के आधुनिक कैंपस जैसे स्वरूप, स्तूपों के पीछे छिपे ब्रह्मांडीय विज्ञान
और बंगाल तक इसके वास्तुकला के सफर को डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे यह कला धर्म के दीवारों को फांदकर सदियों तक जीवित रही। और इसी सफर के अंत में मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा जिस पर चिंतन करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो इतिहास की गहराइयों को मापना चाहता है। जरूर। हमने देखा कि पाल शासक बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने पूरी सहिष्णुता के साथ हिंदू मंदिरों के निर्माण को संरक्षण दिया और सदियों बाद उन्हीं के द्वारा विकसित किए गए डिजाइन कोड का इस्तेमाल इस्लामी मस्जिदों को आकार देने के लिए किया गया। जी। तो सोचने वाली बात यह है, जब इंसान अपनी पहचान, अपने धर्म और अपनी सत्ताओं के नाम पर एक दूसरे से बढ़ जाता है, तो क्या वास्तुकला ही इतिहास का सबसे सच्चा और निष्पक्ष दस्तावेज है? क्या यह पत्थरों से गढ़ी गई एक ऐसी खामोश भाषा है जो इसे बनाने वाले शासकों की संकीर्ण सीमाओं से पूरी तरह आजाद होकर अपना एक स्वतंत्र जीवन जीती है? और क्या यही वो एकमात्र धागा है जो पीढ़ियों और सभ्यताओं को चुपचाप आपस में जोड़े रखता है? इस पर विचार करें। कल्पना कीजिए, बिहार के एक छोटे से गांव में किसी निर्माण कार्य के लिए मिट्टी खोदी जा रही है और अचानक फावड़े से टकराकर एक आवाज आती है, टन। मिट्टी सावधानी से हटाई जाती है और वहां से 1000 साल पुरानी एकदम चमकती हुई कांसे की एक ऐसी मूर्ति निकलती है जिसकी डिजाइन आज की आधुनिक 3D मशीनों को भी मात देते। अरे वाह, ये शुरुआत ही अपने आप में कितनी रोमांचक है। मतलब जब हम लोग इतिहास को सिर्फ पन्नों पर पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत ही निर्जीव सा लगता है। हम बस तथ्य रटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, एकदम एक सूखी सी मेडिकल रिपोर्ट की तरह कि फला राजा आया, उसने युद्ध लड़ा और चला गया। सब कुछ एकदम नीरस। सही बात है, लेकिन जब वो कांसे की मूर्ति जमीन से बाहर आती है तो वो केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं होती। वो अपने साथ उस पूरे युग की तकनीकी समझ, उस समाज की सोच और कलाकारों की सांसों को एकदम से जीवंत कर देती है। और यही वो बिंदु है जहां इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं रहता। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भारतीय इतिहास के एक बेहद शानदार अध्याय की ओर ले जाते हैं, पालकालीन मूर्तिकला। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है, खासकर जो छात्र कला और संस्कृति का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, जो लोग बीपीएससी जैसी राज्य स्तर की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये चर्चा किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मतलब मेंस में अक्सर ये सवाल आता है, तो तथ्यों को रटने के बजाय हम आज इस कला की आत्मा को समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पाल कला शैली की बात करते हैं तो ये केवल पत्थरों को तराशने की साधारण बात नहीं थी। ये वो दौर था जब गुप्त काल की महान कला परंपराओं को एक नया आधार मिला। पाल शासकों के संरक्षण में इस कला ने एक नई ऊंचाई हासिल की। तो आज की हमारी इस चर्चा की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। हम समझेंगे कि पालकालीन मूर्तिकला का ये स्वर्ण युग कैसे शुरू हुआ, इसे बनाने की वो कौन सी हैरान कर देने वाली तकनीकें थीं, विशेषकर कांसे की ढलाई और काले पत्थर का उपयोग। और साथ ही उन महान कलाकारों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने ये जादू रचा, और उन धार्मिक प्रभावों को भी समझेंगे जिन्होंने इन मूर्तियों के स्वरूप को तय किया। हाँ, और वो जो बारीक क्षेत्रीय विशेषताएं हैं ना, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक विस्तार से। जी बिल्कुल। जब हम गुप्त काल के पतन के बाद के भारत को देखते हैं तो एक ठहराव सा नजर आता है। फिर अचानक पूर्वी भारत में पाल काल एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरह उभरता है। मेरा सवाल यह है कि इस काल ने मध्यकालीन मूर्तिकला की उस पूर्वी शैली को कैसे जन्म दिया? देखिए, ये रातों रात तो नहीं हुआ था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। जब पाल शासकों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत में अपनी सत्ता मजबूत की, तो उन्होंने कला और शिक्षा को बहुत बड़ा संरक्षण दिया। मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति पर भी फोकस था उनका। बिल्कुल, और इसी वजह से गुप्त काल की शास्त्रीय कला में एक नया मोड़ आया। पूर्वी शैली के उद्भव का अर्थ ही यही है कि कला अब केवल राज दरबारों के नियमों से बंधी नहीं रही, उसमें स्थानीयता शामिल हो गई। अच्छा, स्थानीयता से आपका मतलब बंगाल और बिहार की क्षेत्रीय विशेषताओं से है? हाँ, एकदम सही। वहाँ के लोगों के चेहरों की बनावट, वस्त्र पहनने का ढंग, उनके आभूषण, ये सब इन मूर्तियों में बहुत ही स्वाभाविक रूप से झलकने लगे थे। अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि ये कला किसी एक राजधानी तक सीमित नहीं थी। इसका बहुत बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण हो चुका था। जी, और इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं बिहार के कई प्रमुख स्थल जैसे नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया और घोसरवा में मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में हो रहा था। तो क्या इसका कारण ये था कि ये शहर व्यापारिक मार्ग पर थे या कुछ और बात थी? व्यापारिक मार्ग तो एक कारण था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि ये स्थान वैश्विक शिक्षा और धर्म के केंद्र बन चुके थे। नालंदा और बोधगया जैसे महाविहारों में तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान आते थे। अरे हाँ, मतलब एक तरह का इंटरनेशनल हब बन गया था वो पूरा इलाका। बिल्कुल, और जब इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान हो रहा था तो मूर्तिकला का विशाल पैमाने पर निर्माण होना स्वाभाविक था। इन महाविहारों को आम जनता और व्यापारियों का भी भारी अनुदान मिलता था। अच्छा, अब एक बात मुझे सच में उलझन में डालती है। मान लीजिए आज हमें कांसे की कोई मूर्ति बनानी हो तो हमारे पास आधुनिक 3D कास्टिंग तकनीक है, बिजली की भट्टियां, लेकिन जरा 1000 साल पहले के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बिना किसी आधुनिक उपकरण के वे कांसे जैसी कठोर धातु को पिघलाकर सांचे में कैसे ढाल रहे थे। ये तो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार जैसा लगता है।
तकनीकी रूप से यही पाल काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। कांसे की मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता था। इसके लिए जिस तकनीक का प्रयोग होता था उसे मधुच्छिष्ट विधि कहा जाता था। मधुच्छिष्ट विधि? ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। जो छात्र इसे पहली बार सुन रहे हो उनके लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। तो होता क्या था, सबसे पहले कलाकार शुद्ध मोम से उस मूर्ति का एक बेहद बारीक मॉडल तैयार करता था। उसमें सारे आभूषण, चेहरे के भाव मोम पर उकेरे जाते थे। अच्छा, मोम पर डिजाइन बनाना आसान होता होगा। फिर उसके बाद उस मोम के मॉडल पर चिकनी मिट्टी का एक बहुत गाढ़ा लेप चढ़ाया जाता था। जब ये मिट्टी सूख कर कठोर हो जाती थी तो इस पूरे ढांचे को आग में पकाया जाता था। अरे वाह, तो आग की गर्मी से अंदर का मोम पिघल जाता होगा ना? एकदम सही पकड़ा आपने। मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाता था और उस पकी हुई मिट्टी के सांचे के अंदर एक खाली जगह बन जाती थी, ठीक मूर्ति के आकार की। और फिर उसमें पिघला हुआ कांसा भर देते होंगे? हाँ, तांबे, टिन और अन्य धातुओं को सटीक तापमान पर पिघलाकर उस सांचे में भर दिया जाता था। जब धातु ठंडी हो जाती तो ऊपर की मिट्टी को तोड़ देते थे और अंदर से एक शानदार कांसे की मूर्ति निकलती थी। मतलब हर मूर्ति अपने आप में इकलौती होती थी, क्योंकि सांचा तो हर बार तोड़ना ही पड़ता था। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। बिल्कुल, और इस जटिल कला को मूर्त रूप देने वाले वो मास्टरमाइंड कलाकार कौन थे, ये भी जानना जरूरी है। हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में दो नाम बहुत प्रमुख हैं, धीमन और उनके पुत्र वीरपाल। धीमन और वीरपाल, बीपीएससी मेंस में अक्सर इन नामों का जिक्र करना बहुत स्कोरिंग होता है। ये दोनों नालंदा के ही थे ना? जी हाँ, वे नालंदा के निवासी थे और महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। वे अपने समय के विजनरी शिल्पकार थे। इन कांसे की मूर्तियों की सबसे खास बात इनका अलंकरण यानी सजावट थी। लेकिन धातु में सजावट उकेरना तो बहुत मुश्किल होता होगा? अत्यंत कठिन। गले के हार का एक एक मोती, मुकुट की बारीकियां, यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून तक सांचे के जरिए उकेरना, ये उनके असाधारण कौशल को दर्शाता है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि कला इतिहासकार इनकी तुलना दक्षिण भारत के चोल काल के नटराज की मूर्तियों से करते हैं। हाँ, ये तुलना अक्सर होती है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पूर्वी भारत की ये कला विश्व स्तरीय थी। अच्छा, अगर हम पुरातात्विक खुदाई की बात करें तो कांसे की ये मूर्तियां मुख्य रूप से हमें कहाँ से मिली हैं? ये मुख्य रूप से नालंदा, गया के पास कुर्की हार और भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र से बड़ी संख्या में मिली है। इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों के अलावा विष्णु और बलराम की मूर्तियां भी शामिल हैं। लेकिन कला केवल कांसे तक तो सीमित नहीं थी। मुझे जो एक और चीज हैरान करती है वो है पत्थर का चुनाव। जब हम मूर्तिकला सोचते हैं तो दिमाग में संगमरमर या बलुआ पत्थर आता है। सही कहा। लेकिन पालकालीन कलाकारों ने चुना काला बेसाल्ट पत्थर। बेसाल्ट तो ज्वालामुखी से निकला हुआ बहुत ही कठोर पत्थर होता है। फिर उन्होंने इतनी मेहनत वाला रास्ता क्यों चुना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, कलाकार हमेशा उसी सामग्री को चुनते हैं जो उनके आसपास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। ये काला बेसाल्ट मुख्य रूप से संथाल परगना, मुंगेर और राजमहल की पहाड़ियों से निकाला जाता था। लेकिन कठोरता की वजह से इसे तराशना तो बहुत श्रमसाध्य काम रहा होगा। पत्थर तो हथौड़े की चोट से चटक भी सकता है ना? यही तो पाल कलाकारों की असली परीक्षा थी। वे लोहे के विशेष उपकरणों से इसे बहुत धीमी गति से तराशते थे। लेकिन इस कठोर पत्थर का एक बहुत बड़ा फायदा था। वो क्या? इसी कठोरता के कारण मूर्तियों पर जो बारीक सजावट की गई वो आज 1000 साल बाद भी सुरक्षित है। वे मौसम की मार से घिसी नहीं है और पॉलिश करने के बाद इन पर एक अलौकिक चमक आती थी। अरे वाह, मतलब ड्यूरेबिलिटी के मामले में बेसाल्ट बेस्ट था। अब जरा उस तरीके पर आते हैं जिससे ये मूर्तियां स्थापित की गई। मेरे पास इसे समझने के लिए एक दिलचस्प तुलना है। बताइए। क्या आपने कभी किसी थिएटर का सेट देखा है? उसे सिर्फ सामने से देखने के लिए सजाया जाता है। अगर आप मंच के पीछे जाएं तो वहां सिर्फ खुरदरी सतह दिखेंगी। पाल मूर्तियों के निर्माण में भी ऐसा ही नजर आता है। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। तो स्रोतों के अनुसार मूर्तियों में शरीर के केवल अग्रभाग यानी सामने के हिस्से को ही दिखाने पर सारा ध्यान क्यों केंद्रित किया जाता था? देखिए, यहाँ बात सिर्फ दिखावे की नहीं थी, बात अर्थशास्त्र और समय प्रबंधन की भी थी। ये मूर्तियां आज के आधुनिक चौराहों पर चारों तरफ से देखने के लिए नहीं बनाई गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य मंदिरों या स्तूपों के आलों में स्थापित होना था। ओहो, मैं समझ गया। मतलब मूर्ति की पीठ तो वैसे भी मंदिर की दीवार से सटी रहने वाली थी। एकदम सही। जब पीछे का हिस्सा किसी को दिखाई ही नहीं देने वाला था तो उस कठोर पत्थर को पीछे से तराशने में महीनों का समय क्यों बर्बाद किया जाए? स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट काम था ये तो। बिल्कुल। इसलिए कलाकारों ने अपना सारा समय और कौशल केवल उस अग्रभाग को खूबसूरत बनाने में लगाया। और उस अग्रभाग की सजावट में हमें क्या देखने को मिलता है? मूर्तियां बहुत छरहरी हैं, उनके चेहरे मनोहारी हैं, है ना? हाँ, और परंपरागत आभूषणों जैसे मुकुट, कुंडल, हार पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन यदि आप इनका गहराई से अध्ययन करें तो आपको एक रोचक क्षेत्रीय भिन्नता भी देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय भिन्नता मतलब पूरे साम्राज्य में मूर्तियां एक जैसी नहीं थी? नहीं,
उदाहरण के तौर पर बिहार के क्षेत्रों जैसे नालंदा से जो मूर्तियां मिली हैं वे बंगाल की मूर्तियों की तुलना में अधिक गठीली और भारी हैं। अच्छा, और बंगाल वाली मूर्तियां कैसी हैं? स्थानीय दर्शकों की पसंद के हिसाब से काम कर रहे थे। एकदम सही निष्कर्ष है आपका। और अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो शायद मेंस का उत्तर लिखते समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये मूर्तियां केवल कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्य है। वो कैसे? क्योंकि ये लेख युक्त है। मतलब इन मूर्तियों के आधार पर जहां कमल का आसन होता है वहां संस्कृत या प्राकृत में लेख उकेरे गए हैं और इनमें तिथियां भी दी गई हैं। अरे वाह, मतलब राजा का नाम या दान देने वाले का नाम लिखा होता था? जी हाँ, शासन का वर्ष और दानकर्ता का पेशा तक स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ये तो सच में किसी खजाने के मिलने जैसा है। आप सिर्फ कलाकृति नहीं देख रहे हैं, आप एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ रहे हैं जो पत्थर पर दर्ज है। बिल्कुल, और ये कोई छिटपुट घटना नहीं थी। नालंदा से लेके बंगाल तक भारी मात्रा में ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो साबित करता है कि विवरण लिखना उस दौर की एक परंपरा बन चुकी थी। अब इस गहन चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो उस समय के जीवन का सबसे बड़ा आईना था, धर्म। हम जानते हैं कि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां तो बनेंगी ही। हाँ, वो तो बहुत बहुतायत में बनी। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प समन्वय की ओर इशारा करते हैं। बौद्ध शासकों के राज में हिंदू देवी देवताओं को भी समान रूप से उकेरा गया। मेरा सवाल यह है कि क्या देवी देवता के बदलने से मूर्तियों को बनाने की शैली भी बदल जाती थी? कला के नजरिए से ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। बौद्ध और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों में कला के स्तर पर पूरी समानता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि एक ही कार्यशाला में बैठा कलाकार सुबह बुद्ध की मूर्ति बना रहा था और शाम को विष्णु की? बिल्कुल ऐसा ही था। वही काला पत्थर, वही मधुशिष्ट विधि की तकनीक, वही शरीर का छरहरापन। दोनों धर्मों की मूर्तियों में अंतर सिर्फ उनकी लाक्षणिकता या प्रतिमा विज्ञान के स्तर पर था। ये प्रतिमा विज्ञान क्या होता है? क्या ये उनकी पहचान के चिन्ह है? हाँ, किसी मूर्ति को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा देवता है? उनकी पहचान उनके आयुध यानी हथियारों, उनके वाहन और मुद्राओं से होती थी। जैसे पाल काल में विष्णु, बलराम, सूर्य और गणेश की मूर्तियां भी बनी, तो विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा होगा। एकदम सही। और उनके साथ उनका वाहन गरुड़ दर्शाया जाएगा। लेकिन उस मूर्ति को तराशने की जो शैली है वो विशुद्ध रूप से पालकालीन ही है। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता को कितनी खूबसूरती से दर्शाता है। समाज में कोई कट्टरपन नहीं था। और धार्मिक प्रभाव की बात करें तो एक और बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव इन मूर्तियों पर स्पष्ट नजर आता है, तंत्रयान का प्रभाव। तंत्रयान? उस समय पूर्वी भारत, विशेषकर नालंदा और विक्रमशिला, तांत्रिक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े केंद्र बन चुके थे ना। हाँ, जैसे वज्रयान भी कहते हैं। तो ध्यान और सादगी वाले बौद्ध धर्म में तंत्र के आने से मूर्तिकला में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया। तंत्र में मंत्रों और उग्र देव स्वरूपों का महत्व बढ़ गया। अब केवल शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्तियां नहीं बन रही थीं। मतलब थोड़े भयानक रूप वाले देवता बनने लगे? जी, कई हाथों वाली आकृतियां, हाथों में खोपड़ी या खड्ग लिए उग्र रूप वाले देवता, गले में मुंडमाल, ये सब जटिल आकृतियां कला में शामिल हो गईं। अगर हम कुछ सर्वोत्कृष्ट रचनाओं की बात करें जिन्हें छात्र याद रख सकें, तो वो कौन सी प्रमुख मूर्तियां होगी? नालंदा से प्राप्त एक महिला की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा खड़ी अवस्था में अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं शानदार हैं, और बुद्ध की वो छवि जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठी है वो बहुत विख्यात है। अच्छा, एक अर्धपर्यंका आसन वाली मूर्ति का भी तो जिक्र आता है ना? बिल्कुल, अर्धपर्यंकासन में बैठे अवलोकितेश्वर की छवि भी एक उत्कृष्ट कृति है। और इन मूर्तियों का जो पीछे का हिस्सा होता था, जिसे काली स्लैब कहते हैं, वो भी बहुत नक्काशीदार होता था। हाँ, वो बैक स्लैब जिस पर फूल पत्तियों के डिजाइन होते थे। जी, और साथ ही मूर्तियां अक्सर एक बहुत ही विस्तृत कमल आसन पर विराजमान दिखाई गई हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो पालकालीन मूर्तिकला सिर्फ प्राचीन पत्थरों का ढेर नहीं है। ये गुप्त काल की मजबूत नींव पर खड़ी एक ऐसी भव्य इमारत है जिसने अपनी एक स्वतंत्र पूर्वी पहचान बनाई। निश्चित रूप से ये धीमन और वीठपाल जैसे मूर्तिकारों की कहानी है जिनकी कांसे की ढलाई चोल कला को टक्कर देती है। और ये उस कलात्मक साम्राज्य की कहानी है जहां धर्म और कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। जो छात्र इतिहास का विश्लेषण कर रहे हैं उनके लिए इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद इन साक्ष्यों का अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या विचार है? हमने बात की कि इन पाल मूर्तियों पर तिथियां, राजाओं के नाम और दानकर्ताओं के विवरण उकेरे गए हैं। जरा गहराई से सोचिए, क्या उस काल के कलाकारों ने ये सब केवल एक औपचारिकता के लिए किया था? मतलब आपका इशारा किस तरफ है? क्या वे केवल अपने वर्तमान धर्म की सेवा कर रहे थे, या फिर उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि वे इन कठोर पत्थरों और कभी न सड़ने वाले कांसे के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी आज हमारे लिए, अपना एक स्थायी ऐतिहासिक
टाइम कैप्सूल तैयार कर रहे थे। कल्पना कीजिए 8वीं और 9वीं शताब्दी का भारत। बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था वो। बिल्कुल। कन्नौज की सत्ता के लिए 3 विशाल साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में भयंकर खून खराबा कर रहे थे। और वो भी कोई छोटा-मोटा युद्ध नहीं था। पीढ़ियों से एक लंबा अंतहीन युद्ध चल रहा था, जिसे हम इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब एक तरफ हाथियों की चिंगाड़ है, तलवारों की खनक है और लगातार राजनीतिक सीमाएं बदल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? उसी भीषण मारकाट के बीच बिहार और बंगाल के कुछ शांत कोनों में बौद्ध भिक्षु ताड़ के सूखे पत्तों पर दुनिया की कुछ सबसे बारीक और जीवंत चित्रकारी उकेर रहे थे। यही तो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है और मेरी नजर में सबसे बड़ी खूबसूरती भी। सही कहा। जब हम इतिहास को सिर्फ तारीखों और राजाओं के चश्मे से देखते हैं ना, तो हम उस दौर की असली धड़कन को कहीं मिस कर देते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक समाज जो लगातार युद्ध लड़ रहा हो, वो इतने शांत और गहरे कलात्मक रूप कैसे गढ़ सकता है? ये तो है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी जिज्ञासु दिमाग को झकझोर सकता है। और ठीक इसी विरोधाभास को समझना जो लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतिहास और कला संस्कृति खंड की सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल कुंजी है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बस तथ्यों को रट लिया जाए। हाँ, कि कौन सी इमारत किसने बनवाई या कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि एक औसत उत्तर को एक बेहतरीन उत्तर में बदलने वाली जो चीज है, वो है आपका आलोचनात्मक विश्लेषण या क्रिटिकल एनालिसिस। एकदम सटीक बात। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास पालकालीन कला, विशेष रूप से उनकी चित्रकला, उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण इस कला की तीखी आलोचनाओं का एक बहुत ही शानदार संकलन मौजूद है, जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना। हाँ। तो आज की चर्चा का मिशन यही है कि इस विषय की एक ऐसी एक्सरे विजन मिले जिससे परीक्षा में एक अत्यंत संतुलित और विश्लेषणात्मक उत्तर लिखा जा सके। तो चलिए इस विरोधाभास के भीतर चलते हैं। सबसे पहले उस कैनवस की बात करते हैं जिसपे एक कलाकार अपना जादू बिखेर रहे थे। क्योंकि जब आपके पास आज की तरह मशीन से बने कागज या बड़े कैनवस नहीं थे, तो चित्र बन कहाँ रहे थे? देखिए, पालकालीन चित्रकला को समझने के लिए हमें उस दौर के 2 बिल्कुल अलग अलग माध्यमों को देखना होगा। अच्छा। हाँ, पहला है पांडुलिपि चित्र, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कहते हैं, और दूसरा है भित्ति चित्र यानी म्यूरल पेंटिंग। पांडुलिपि और भित्ति चित्र। बिल्कुल। अगर हम पांडुलिपियों की बात करें तो यहाँ कैनवस बहुत ही सीमित और नाजुक था, मतलब ताड़पत्र यानी ताड़ के पेड़ों के पत्ते। ताड़ के पत्ते, मतलब उस पे पेंटिंग करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। अब ये कोई ऐसा कैनवस तो है नहीं जिसे आपने बस बाजार से खरीदा और पेंट करना शुरू कर दिया। हाँ, सीधी सी बात है। इन पत्तों को पहले एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था। मैं बताती हूँ। इन्हें पहले सुखाया जाता था, फिर उबाला जाता था। उबाला जाता था? हाँ, और फिर एक खास तरीके से पॉलिश किया जाता था ताकि कीड़े इन्हें ना खा सकें और ये सालों तक टिके रहें। बाप रे, ये तो एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया लग रही है। और ताड़ के पत्ते का आकार ही कितना होता है? मुश्किल से कुछ इंच चौड़ा और 1 या 2 फीट लंबा है ना? बिल्कुल, बस इतना ही। तो इतने छोटे और नाजुक माध्यम पर चित्र बनाने का मतलब है कि कलाकार बड़े और बेतहाशा स्ट्रोक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। एकदम नहीं, उसे बहुत सधावा और बारीक काम करना होता था। अगर मैं इसे आज के डिजिटल युग के चश्मे से देखूं ना, तो ये पांडुलिपियां मुझे प्राचीन काल के माइक्रो ब्लॉग्स या पॉकेट डायरी जैसी लगती हैं। अरे वाह, ये माइक्रो ब्लॉग्स वाली तुलना बहुत सटीक है। मतलब एक बहुत ही सीमित स्पेस में असीम ज्ञान और कला को समेटने की कोशिश चल रही थी। हाँ, और उस माइक्रो स्पेस में भी उन्होंने रंगों का जो जीवंत प्रयोग किया है वो सच में हैरान करने वाला है। रंगों का प्रयोग मतलब वो काले सफेद के अलावा भी रंग इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल करते थे। इन पत्तों पर आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा जाता था और बीच बीच में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य किए जाते थे। इसके लिए वे लाल, काला, नीला, सफेद, हरा और बैंगनी जैसे रंगों का इस्तेमाल करते थे। क्या बात है, इतने सारे रंग! और इन ताड़पत्रों की उम्र का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके सबसे बेहतरीन उदाहरण अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापरमिता और पंचरक्ष जैसी पांडुलिपियां आज भी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज संग्रहालय में पूरी तरह सुरक्षित हैं। ओहो, मतलब बिहार और बंगाल के पेड़ों से निकले पत्ते जिन पर सदियों पहले बौद्ध भिक्षुओं ने रंग भरे, वो आज भी कैम्ब्रिज में मौजूद हैं। ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? ये कला की ताकत है। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पर, ताड़पत्र तो उन विद्वान भिक्षुओं के लिए थे जो पढ़ सकते थे। सही कहा। लेकिन जो आम जनता थी, जो शायद निरक्षर थी, उन तक धर्म और कला को पहुंचाने का क्या तरीका था? शायद इसीलिए भित्ति चित्रों यानी म्यूरल्स का सहारा लिया गया होगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। भित्ति चित्र ताड़पत्रों के एकदम विपरीत थे। जहां ताड़पत्र व्यक्तिगत अध्ययन के लिए थे, वहीं भित्ति चित्र सामूहिक प्रदर्शन के लिए बनाए जाते थे। मतलब एक तरह का पब्लिक आर्ट। हाँ, पब्लिक आर्ट। ये नालंदा जैसे विशाल महाविहारों की दीवारों और गुफाओं पर उकेरे जाते थे। यहाँ कलाकारों को एक बहुत बड़ा कैनवास मिला जहां उन्होंने फूल, पत्तियां, पशु पक्षी, ज्यामितीय आकार और मानव आकृतियां बनाई। इसका कोई प्रमुख उदाहरण है क्या? हाँ,
इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण नालंदा का सराय टीला है। और सराय टीला से एक ऐसा चित्र मिला है जो पूरी पाल कला की हमारी समझ को ही चुनौती दे देता है। हाँ, मैंने स्रोतों में सराय टीला के उस खास चित्र का जिक्र पढ़ा है जिसने मुझे भी बहुत चौंका दिया था। आपने भी पढ़ा वो? हाँ, उस दीवार पे एक महिला का चित्र है जो शीशे में खुद को निहारते हुए अपना श्रृंगार कर रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन पैदा होती है। बिल्कुल होती है। हम एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं जहां समाज पर धर्म का गहरा नियंत्रण था। मतलब नालंदा एक सख्त बौद्ध महाविहार था जहां भिक्षु कठोरता और शिक्षा में लीन रहते थे। तो ऐसे गंभीर और वैराग्य से भरे माहौल के बीच एक महिला का श्रृंगार करते हुए चित्र उकेरने की इजाजत आखिर कैसे मिल गई? ये तो विशुद्ध रूप से एक मानवीय और सांसारिक कृत्य है। और यहीं पर ठीक इसी बिंदु पर एक इतिहास के छात्र को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? ये चित्र चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है कि उस समय कला पूरी तरह से धार्मिक जकड़न में नहीं थी। अच्छा। देखिए, धर्म का आवरण जरूर था, लेकिन कलाकारों के भीतर का जो सहज सौंदर्य बोध था, जो मानवीय मनोवृत्ति या कह लें ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ थी, वो दबी नहीं थी। मतलब इंसानियत जिंदा थी वहां। बिल्कुल। एक महाविहार की दीवार पर एक सजती संवरती महिला का चित्र ये साबित करता है कि वे लोग जीवन के भौतिक और सांसारिक पहलुओं को भी स्वीकार करते थे। ये अध्यात्म और सांसारिकता का एक अद्भुत सह अस्तित्व था। क्या बात है। मतलब धर्म अपनी जगह था, लेकिन जीवन के रोजमर्रा के रंग कैनवस पर अपनी जगह बना ही लेते थे। एकदम सही। अब जब हमें कैनवस और उसकी सीमाओं का अंदाजा लग गया है, तो इस कला की शैली के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जरूर। स्रोत बताते हैं कि इनकी आकृतियों में एक खास तरह की कोमलता और प्रवाह था, जो सीधे तौर पर अजंता की गुफाओं से मेल खाता है। हाँ, अजंता का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। लेकिन अजंता के चित्र तो पालकाल से कई 100 साल पहले बने थे ना, तो ये करेक्शन इतने सालों बाद कैसे जुड़ रहा है? कला के इतिहास में इसे निरंतरता या कंटिन्यूटी कहते हैं। पाल चित्रकला की शैली को प्राकृतिक शैली माना जाता है। प्राकृतिक शैली? हाँ, इनमें बहुत ही प्रभावपूर्ण चक्रदार रेखाएं और रंगों की हल्की आभाएं, मतलब जिन्हें हम सटल कलर टोन्स कहते हैं, वो होती थी। अच्छा। जब हम इनकी आकृतियों के हाव भाव और उनकी शारीरिक लचक को देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से अजंता की याद दिलाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कला कभी रातों रात खत्म नहीं होती। हाँ, वो तो पीढ़ियों के साथ चलती है। बिल्कुल, पीढ़ियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से या कलाकारों के एक जगह से दूसरी जगह पलायन के माध्यम से अजंता की वो महान शैली बंगाल और बिहार के कलाकारों तक पहुंची थी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे अजंता एक प्राचीन आर्टिस्टिक फ्रेंचाइजी बन गई हो। आर्टिस्टिक फ्रेंचाइजी? हाँ, ये मजेदार शब्द है। हाँ, मतलब मास्टरपीस कहीं और बना, लेकिन सदियों बाद भी उसके ट्रेडमार्क स्ट्रोक्स नए कलाकारों के ब्रश में जिंदा थे। बिल्कुल। लेकिन रंगों के मामले में उन्होंने कुछ नया किया है ना। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि रंगों का चुनाव सिर्फ ये देखकर नहीं होता था कि क्या सुंदर लग रहा है, बल्कि इसके पीछे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का सीधा प्रभाव था। हाँ, ये वज्रयान वाला पहलू बहुत खास है। तो रंगों और तंत्र मंत्र का ये क्या विज्ञान था? ये इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उस समय बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय अपने चरम पर था, जो मुख्य रूप से तंत्र मंत्र और प्रतीकों पर आधारित है। अच्छा, तंत्र मंत्र। वज्रयान में हर रंग का एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और धार्मिक अर्थ होता है। वे केवल सजावट के लिए रंग नहीं भर रहे थे। मतलब ये एक तरह का विजुअल कोड था। बिल्कुल, एक विजुअल कोड। उदाहरण के लिए वज्रयान साधना में सफेद रंग शुद्धता और अज्ञानता के नाश का प्रतीक है। सफेद मतलब शुद्धता। तो जब एक कलाकार ताड़पत्र पर लाल या नीले रंग का चुनाव कर रहा था तो वो दरअसल एक तांत्रिक जरूरत तो पूरा कर रहा था। मतलब कला यहाँ पर सिर्फ कला नहीं रही। नहीं, कला ध्यान और तंत्र का एक उपकरण बन गई थी। ये तो कला को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जो चित्र आज सिर्फ एक सुंदर पेंटिंग लग रहा है, वो दरअसल उस समय के भिक्षुओं के लिए एक मेडिटेशन टूल या ध्यान लगाने का एक यंत्र था। एकदम सही समझा आपने। और क्योंकि पाल शासक खुद बौद्ध थे, तो यह स्वाभाविक है कि राज्य का पूरा संरक्षण भी बौद्ध कला को ही मिला होगा। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विशाल महाविहारों का निर्माण इसका सीधा प्रमाण है। स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों पर यह प्रभाव हावी रहा। नालंदा, बोधगया, कुर्कीहार और राजगीर से भारी संख्या में बुद्ध, बोधिसत्व, मंजुश्री और तारा की मूर्तियां मिली हैं। जी। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा पेच सामने आता है, जिसे अक्सर समन्वयवाद या सिंक्रेटिक आइडियोलॉजी कहा जाता है। समन्वयवाद। हाँ, इन तमाम बौद्ध इमारतों और मूर्तियों के बीच हमें हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कलाकृतियां भी भारी मात्रा में मिलती हैं। और यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? देखिए, अगर हम इसे सत्ता और राजनीति के नजरिए से देखें, एक शासक जो खुद बौद्ध है, जो विक्रमशिला जैसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनवा रहा है, वो अचानक से हिंदू और जैन कला को क्यों बढ़ावा देने लगा? ये एक जायज सवाल है। या ये सच में राजाओं के भीतर की एक गहरी धार्मिक सहिष्णुता थी, या फिर ये एक बहुलवादी समाज पर राज करने की एक चालाक राजनीतिक मजबूरी थी? आखिर टैक्स तो उन्हें हिंदू और जैन किसानों से भी वसूलना था ना। एक बहुत ही पैना विश्लेषणात्मक बिंदु है जो परीक्षा के उत्तरों में सच में चमक पैदा करता है। देखिए,
शासक का व्यक्तिगत धर्म और राज्य की नीतियां दोनों अलग अलग पटरियों पर चल सकती हैं। मतलब दोनों मिक्स नहीं थे? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक गैर बौद्ध आबादी पर बिना किसी विद्रोह के शासन करने के लिए पाल राजाओं ने एक स्टेट पॉलिसी के रूप में समन्वयवाद को अपनाया। अच्छा, स्टेट पॉलिसी के रूप में? हाँ, उन्होंने पुरानी मान्यताओं को कुचलने के बजाय उन्हें पनपने की जगह दी। ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता भी थी और समाज में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी। ये बात समझ में आती है। राजधर्म हमेशा व्यक्तिगत आस्था से बड़ा होता है। लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे स्कोरिंग है। पाल कला की आलोचना। बिल्कुल, पाल कला की आलोचना। प्रश्न पत्रों में अक्सर सीधे तौर पर कहा जाता है कि पाल कला का आलोचनात्मक परीक्षण करें, और हमारे स्रोतों में कई ऐसे तकनीकी दोष बताए गए हैं जो चौंकाने वाले हैं। हाँ, आलोचनाएं तो काफी कड़ी है इसकी। जैसे स्थापत्य में पत्थरों की जगह ईंटों का अत्यधिक प्रयोग। अब ईंटें तो पत्थरों जैसी मजबूत होती नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो कलात्मक गिरावट है ना? देखिए, इसके पीछे कोई कलात्मक पसंद नहीं थी, बल्कि शुद्ध रूप से भूगोल जिम्मेदार था। भूगोल? हाँ, बिहार और बंगाल का जो मुख्य क्षेत्र है वो गंगा का मैदानी इलाका है, यानी एलुवियल प्लेन। हाँ, मैदानी इलाका है, सही बात है। वहां पत्थरों की भारी कमी थी और पत्थर दूर से मंगवाना बहुत खर्चीला और मुश्किल काम था उस समय। अच्छा, तो ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने मिट्टी को पकाकर ईंटें बनाई और उनका बेतहाशा इस्तेमाल किया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पत्थरों की तुलना में ईंटें मौसम की मार कम सह पाती हैं। जल्दी खराब हो जाती हैं। हाँ, यही वजह है कि आज पालकालीन इमारतें अपनी भव्यता खो चुकी हैं और ज्यादातर सिर्फ खंडरों के रूप में बची हैं। मतलब भूगोल ने उनकी वास्तुकला की उम्र तय कर दी। सही कहा आपने। और मूर्तिकला के बारे में जो आलोचना है वो इसके तकनीकी और वैचारिक दोनों ही पहलुओं पर सवाल उठाती है। वो फ्लैट पैक वाली आलोचना? हाँ, कहा जाता है कि पालकाल की मूर्तियों में सिर्फ आगे के हिस्से यानी फ्रंट को तराशने पर सारा जोर दिया गया, जबकि पीछे का हिस्सा बिल्कुल सपाट छोड़ दिया गया। और इसके पीछे भी एक ठोस कारण था। ये मूर्तियां ज्यादातर स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए, मतलब कमरे के बीच में रखने के लिए नहीं बनाई गई थी। तो कहाँ रखते थे इन्हें? इन्हें मंदिरों या स्तूपों की दीवारों में बने आलों में रखा जाता था, जिसे अंग्रेजी में निचेस कहते हैं। अच्छा, वो दीवार के अंदर जो खांचे होते हैं। बिल्कुल। जब मूर्ति को दीवार के खांचे में ही फिट होना है और पीछे का हिस्सा किसी को दिखना ही नहीं है, तो पीठ को तराशने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कलाकारों को। ये तो आज के उन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की तरह हो गया। वो कैसे? मतलब जहां डीपी और फ्रंट पेज को तो बहुत ही परफेक्शन के साथ सजा दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे की असलियत या गहराई बिल्कुल सपाट होती है, कोई 3D गहराई नहीं। अरे, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है, लेकिन इस सपाटपन से भी बड़ी एक समस्या थी जिसकी कला इतिहासकार सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। वो क्या है? अत्यधिक अलंकरण, यानी ओवर ऑर्नामेंटेशन। ओवर ऑर्नामेंटेशन मतलब बहुत ज्यादा सजावट? हाँ, देखिए, गुप्तकाल की कला में जो एक सहज सुंदरता थी, जो एक आध्यात्मिक शांति मूर्तियों के चेहरे पर दिखती थी, वो पालकाल आते आते गायब होने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कलाकारों ने मूर्तियों को इतने भारी आभूषणों, मुकुटों और सजावटी नक्काशियों से लाद दिया कि असली सुंदरता उसी बोझ तले दब गई। तो हम कह सकते हैं कि सादगी की जगह एक तरह की कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी ने ले ली। एकदम सही। लेकिन चलिए, तो तकनीक और शैली की बात हुई। स्रोतों में एक ऐसी आलोचना है जो थोड़ी असहज करने वाली है, और वो सीधे तौर पर उस समन्वयवाद के सिद्धांत से टकराती है जिसकी हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आप धार्मिक असहिष्णुता वाले बिंदु की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये पाया गया है कि पाल काल की अनेक बौद्ध मूर्तियों में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए या उन्हें बौद्ध देवताओं के पैरों के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। ये काफी गंभीर बिंदु है। ये तो स्पष्ट रूप से धार्मिक कट्टरता का संकेत है ना? अगर वे सच में सहिष्णु थे तो कला में ये हिंसक और अपमानजनक रवैया क्यों? देखिए, एक अकादमिक और निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ये बिंदु उस समय के समाज की एक बहुत ही जटिल परत को खोलता है। इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है ना? सही बात है, ग्रे एरियाज होते हैं। बिल्कुल। एक तरफ राज्य के स्तर पर समन्वयवाद था, जहां हर धर्म को फलने फूलने की जगह मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर विभिन्न संप्रदायों के बीच एक तीखा वैचारिक संघर्ष भी चल रहा था। वैचारिक संघर्ष? हाँ, यह वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन सा दर्शन श्रेष्ठ है। जब कोई कलाकार किसी हिंदू देवता को बौद्ध देवता के नीचे दबा हुआ उकेर रहा था, तो वो दरअसल कोई शारीरिक हिंसा नहीं कर रहा था, बल्कि वो पत्थरों पर एक वैचारिक युद्ध लड़ रहा था। अच्छा, मतलब थियोलॉजिकल डिबेट चल रही थी मूर्तियों के जरिए। बिल्कुल। ये उस कालखंड के सांप्रदायिक और दार्शनिक तनावों का सीधा डॉक्यूमेंटेशन है। ये विश्लेषण बहुत शानदार है। मतलब हथियारों की लड़ाई के साथ साथ छीनी और हथौड़े से भी एक वैचारिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। एकदम सही। इसके अलावा एक आखिरी आलोचना ये भी है कि पाल कला में मौलिकता या ओरिजिनलिटी की कमी थी। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने कोई नई विधा नहीं खोजी, बल्कि वे काफी हद तक पुरानी परंपराओं पर ही निर्भर रहे। यह आलोचना अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन हमें उस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य को नहीं भूलना चाहिए जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। वो त्रिपक्षीय संघर्ष वाला परिदृश्य। बिल्कुल।
ये पूरी कला एक ऐसे वैक्यूम में नहीं बन रही थी जहां बस शांति और समृद्धि हो। पाल शासक उस त्रिपक्षीय संघर्ष के भंवर में फंसे थे जहां उनका वजूद हर दिन खतरे में था। निरंतर युद्ध, सेनाओं का खर्च और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब के बावजूद अगर किसी राजवंश ने कला को मरने नहीं दिया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने एक नई राह भी दिखाई। ताड़पत्रों पर जो सूक्ष्म चित्रकारी उन्होंने की, वही आगे चलकर भारत में लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की एक बहुत मजबूत नींव बनी। एकदम सही। और परीक्षा के पूर्व के प्रश्न पत्रों पर अगर नजर डालें, जैसे 41वीं, 43वीं, 46वीं और 65वीं परीक्षा, तो उनमें पाल कला की विशेषताएं, उसका बौद्ध धर्म से संबंध और सबसे अहम उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन बार बार पूछा गया है। तो श्रोताओं को इन सब चीजों को एक साथ जोड़ना होगा। बिल्कुल। एक बेहतरीन उत्तर वो है जो इन सभी आयामों, कैनवस की मजबूरी, तांत्रिक रंगों का विज्ञान, समन्वयवाद बनाम कट्टरता का द्वंद्व और युद्ध के बीच कला का संरक्षण, इन सबको एक तार्किक सूत्र में पिरो सके। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस गहन विश्लेषण ने उन सभी को वो तार्किक सूत्र जरूर थमा दिया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो शायद किताबों में सीधे तौर पर ना मिले, लेकिन जिस पर सोचने से आपका नजरिया थोड़ा और व्यापक हो सकता है। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है, अगर पाल शासक उस लंबी और थका देने वाली त्रिपक्षीय संघर्ष में लगातार युद्ध नहीं लड़ रहे होते, तो क्या उनकी कला में वो मौलिकता आ पाती जिसकी कमी की आज आलोचक शिकायत करते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर शायद ऐसा तो नहीं कि युद्ध के तनाव, खून खराबे और राजनीतिक अनिश्चितता ने ही उन्हें धर्म और अत्यधिक सजावटी कला के पीछे सुकून ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। मतलब एक एस्केपिज्म। बिल्कुल। शायद वो कृत्रिमता और ओवर ऑर्नामेंटेशन उनकी कोई कलात्मक कमजोरी नहीं थी, बल्कि बाहरी दुनिया की क्रूरता से बचने का उनका एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। एक ऐसा एस्केप जहां भी दुनिया को उतना परफेक्ट और सजा हुआ देखना चाहते थे जितना वो असलियत में था नहीं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही।